हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने एनसीईआरटी साइंस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज एनसीईआरटी साइंस प्रैक्टिस सेट का 5 पार्ट है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं। ये एनसीईआरटी साइंस प्रैक्टिस सेट जेटेट सीटेट एवं अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, ये जैसे कि पिछले 4 पार्ट में हम लोग क्लास 6 और क्लास 7 और कुछ क्लास 8 का एमसीक्यू देखे। आज से क्लास 8 और 9 का एमसीक्यू शुरू होगा। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में औसत्य है। तो राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा औसत्य है? तो राष्ट्रीय उद्यान या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर वन्यजीव अभयारण्य, ये सब जैव विविधता को संरक्षित रखने का एक विधि है। इसमें क्या होता है कि किसी को शिकार करना या फिर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना या फिर कृषि कार्य या फिर पशु चारों को चराने के लिए ये सब मना होता है, निषिद्ध होता है। तो इसमें राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा सत्य है? जैसे इसमें शिकार करना निषिद्ध होता है, ये सही है। फिर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, नहीं, वृक्षारोपण मना, इसमें बढ़ावा नहीं दिया जाता। ये तो किसी जीव जंतु या जानवर को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, लेकिन इसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। यही कथन असत्य है। फिर यह कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, हाँ, कृषि कार्य भी मना होता है। फिर यह जानवरों को चराने के लिए मनाही होता है। ये ए सी डी सही है और ये वृक्षारोपण को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बी असत्य है। फिर है दूसरा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। जैव मंडल वही जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक विधि है। इसमें क्या है कि ये आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु निषिद्ध संरक्षित क्षेत्र है, नहीं, ये क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। जैव मंडल आरक्षित करने के लिए जो अभी बताए जीव जंतु या पेड़ पौधे को संरक्षित करने का एक विधि है। तो इसमें क्या है, जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक है। ये इसका सत्य कथन पूछ रहा है, सत्य कथन केवल 2 हो जाएगा। ये आदिवासी पारंपरिक ढंग से जीवन यापन निषिद्ध संरक्षित क्षेत्र, ये असत्य है। फिर है, किसी विशेष स्पीशीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? किसी विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज इंडेमिक, जो कि मतलब किसी विशेष क्षेत्र राज्य या स्थान पे ही वो स्पीशीज पाया जाता है, किसी अन्य जगह पे ये स्पीशीज नहीं पाया जाता है। तो इसका क्या प्रभाव है कि उस एरिया या क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो इसका प्रभाव आवास के नष्ट या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या या फिर नई स्पीशीज के प्रवेश में, जैसे उस क्षेत्र में उसका आवास नष्ट होना या फिर बढ़ती हुई संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर इस क्षेत्र में नई स्पीशीज का प्रवेश हो जाता है। तो उस स्पीशीज को उसमें मतलब उसका प्रभाव पड़ जाता है, जिस कारण वो किसी खास एरिया में ही पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एक मिनट, जैसे कि ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश के विशेषी क्षेत्र हो सकते, जैसे कि पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित, वहाँ पर साल और जंगली आम के पेड़ जो है, ये विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण है। साल और जंगली ये कहाँ पाया जाता है? केवल पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाएगा ये। तो ये क्या हुआ, किसी विशेष क्षेत्र में ही पाया गया। फिर जंतु का उदाहरण जैसे कि विसन और भारतीय विशाल गिलहरी तथा वे इसके उड़ने वाले गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्र प्राणी है। ये हो गया पेड़ पौधे, और ये जंतु विसन भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी केवल वहीं पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ही पाया जाता है। इस प्रकार ये तीनों प्रभाव पड़ेगा, सभी 1, 2 और 3। फिर है, इन विट्रो IVF के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। IVF का फुल फॉर्म होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। जैसे इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, बिल्कुल सही। निषेचन ही इन विट्रो निषेचन ही कि ये इस प्रक्रिया में क्या होता है, ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग लैब में किया जाता है। इस निषेचन के बाद युग्मन को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, या फिर इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री के अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाता है।
बिल्कुल सही। इन विट्रो कब किया जाता है कि जब माता स्त्री के अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने के कारण क्या करता है, इसमें स्पर्म और अंडाणु मिल युग्मनज नहीं बन पाता है, जिस कारण निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है। तो इस क्रिया को ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु का लैब में कृत्रिम निषेचन कराया जाता है और फिर निषेचन के बाद उस युग्मनक को मादा के शरीर में स्थापित किया जाता है गर्भाशय में, और यह 1 सप्ताह तक किया जाता है। 1 सप्ताह के बाद फिर जब वो युग्मनज बन जाता है, निषेचन के बाद युग्मनज बन जाता है, तो 1 सप्ताह के बाद ही माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ 1 माह दिया हुआ है, लेकिन क्या पूछ रहा है, असत्य कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 माह बाद नहीं, 1 सप्ताह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है युग्मनज, जो कृत्रिम में बनाया गया युग्मनज। फिर है जरायुज जंतु नहीं है। जरायुज जंतु इनमें से कौन सा है? जंतु 2 प्रकार, जैसे जरायुज और अंडपरजक। जरायुज में क्या है, जो सीधे बच्चे को जन्म देता है उसे जरायुज जंतु कहते हैं, और जो अंडा देने वाले जंतु को अंडपरजक जंतु कहते हैं। तो इसमें जरायुज जंतु नहीं है, मीन्स अंडपरजक अंडा देने वाले जंतु कौन सा है? इसमें एक मुर्गी है और तितली। ये क्या करते हैं, अंडा देते हैं, और मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब क्या है, जरायुज है, ये बच्चे को जन्म देता है। तो इसका 2, 2 और 3 बी नंबर। फिर निम्न में से कौन सुमेलित है? जैसे कौन सा सही सुमेलित है? हाइड्रा। हाइड्रा में हम पिछले पार्ट में बताए कि हाइड्रा ये क्या है, अलैंगिक प्रकार की विधि है, और इसमें हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन करता है। फिर अमीबा में द्विखंडन, मीन्स अमीबा का शरीर 1 से 2 पार्ट में जाता है, फिर 2 से 4 ऐसे द्विखंडन से अपना जनन पूरा करता है। और टेडपोल किसमें होता है? मेढक में पाया जाता है। इसका 3 चरण पाया जाता है मेढक में, जैसे कि मेढक अंडा दिया, फिर अंडा से क्या बना? टेडपोल लार्वा होता है, और फिर टेडपोल से वयस्क बनता है। टेडपोल से वयस्क बनने के लिए इसमें विभिन्न परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को ही कायांतरण कहते हैं। तो इसी टेडपोल, ये क्या है, सही है, सही सुमेलित है, बाकी ये दोनों उल्टा दिया हुआ। तो अंडा से टेडपोल से वयस्क, ये मेढक का है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 6 का केवल 3। टेडपोल वाला। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। से हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। हाइड्रा एवं अमीबा दोनों क्या है? अलैंगिक जनन करते हैं। फिर अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं। असत्य कथन को चयन करें। अलैंगिक जनन क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में क्या है कि नर और मादा दोनों भाग लेता है, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, या तो नर या तो मादा। तो ये दोनों कथन सही है। हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो ना तो 1 ना तो 2, मतलब दोनों सही है, कोई असत्य नहीं है। फिर स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन उत्पादन करता है, जो कि अंडाशय से होता है, और पुरुष हार्मोन टेस्ट्रोजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय। फिर है टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिसका स्रावन होता है। मतलब पुरुष हार्मोन और स्त्री हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि इसका नियंत्रित करता है। इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पुरुष ग्रंथि हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला यह थायराइड ग्रंथि है, या ग्वाइटर बीमारी से होता है। फिर इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन मधुमेह रोग के लिए सुमेलित है। फिर एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, और ये हमारे रक्त में नमक की मात्रा को संतुलित करता है, और इसका क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना इसके कारण होता है। तो ये 3रा नंबर ही सही है। ये उल्टा दे दिया, थायराइड हार्मोन गॉइटर बीमारी से
होता है और इंसुलिन हार्मोन मधुमेह से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, एड्रिनल हार्मोन। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। जैसे कीटों में कायांतरण अभी हम देखें मेढक में टेटपोल द्वारा ये कायांतरण कीटों में हुआ, कीट हार्मोन करता है। फिर मेढक में कायांतरण का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। ये भी सही है। मेढक में जैसे टेटपोल से वयस्क बनने के लिए इसमें बहुत थायरॉक्सिन हार्मोन नियमन करता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन को टेडपोल में परिवर्तन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इसमें पूछ रहा है आवश्यक नहीं है। असत्य कथन का चयन करें तो ये केवल 3 हो जाएगा। क्योंकि कीट में ये जो मेढक मौला यही बात देखी कि अंडा से टेडपोल बना और टेडपोल से वयस्क बनने के लिए इसमें नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो इसको आयोडीन चाहिए तभी ये मेढक वयस्क बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाता है। इसीलिए इसके लिए आयोडीन आवश्यक है। फिर बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। बल के संदर्भ क्या है? बल एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। सॉरी, एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। फिर विपरीत दिशा में लगाए गए बल परिणाम सदैव शून्य होता है। फिर है 12, एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। फिर बल में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन का चयन करें। तो एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, ये सही है। फिर विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणाम बल सदैव शून्य होता है। नहीं, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणाम मतलब बराबर होता है, शून्य नहीं होता है। तो इसका असत्य कथन बी हो जाएगा, बी। और फिर एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जैसे रस्सी एक दूसरे से खींचते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि 2 टोलियाँ रस्सी को बराबर बल लगाकर खींचते हैं। तो इसमें इससे क्या पता चलता है कि बल एक दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। फिर बल में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए सदिश राशि में क्या होता है? परिणाम एवं दिशा दोनों होता है, उससे सदिश राशि कहते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कथन सही है और बी गलत। फिर निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल नहीं है? बल संपर्क 2 भाग में बांटते हैं, संपर्क और असंपर्क। संपर्क जो एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में रहता है, जैसे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है? एक दूसरे के बगैर संपर्क में आए ही बल लग सकता है। तो ये असंपर्क बल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ये संपर्क बल हो गया, असंपर्क बल चुंबकीय बल हो गया। फिर स्थिर विद्युत बल क्या कहता है कि इसमें क्या होता है कि किसी भी मतलब एक आवेशित वस्तु द्वारा लगाया बल जो दूसरे आवेशित द्वारा अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। तो ये क्या है? ये भी संपर्क बल है। फिर गुरुत्वाकर्षण बल जिसको पृथ्वी द्वारा अपनी ओर लगाया गया बल को गुरुत्वाकर्षण बल करता है। और घर्षण बल में 2 वस्तु द्वारा लगाए गए बल को, 2 सतहों द्वारा लगाए बल को घर्षण बल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? संपर्क रहता है, 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहता है तब ये घर्षण बल लगता है। तो इसमें असंपर्क बल, ये असंपर्क बल नहीं है। तो ये घर्षण बल असंपर्क बल का नहीं है, इसका उदाहरण हो जाएगा। बाकी सब संपर्क बल है, असंपर्क बल है। और ये असंपर्क बल नहीं है, घर्षण बल। सॉरी, इसमें थोड़ा सा संपर्क और असंपर्क में हो गया। फिर एक कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? कंधे पर चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इसका कारण पूछ रहा है। जैसे इसको दाब को कम करने के लिए कंधे चौड़ी पट्टी लगाई जाती है ताकि इसका दाब कम हो। फिर हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है। हमारे शरीर का अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक या फिर कम या फिर समान।
तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के समान, क्योंकि ऐसा इसलिए करता है कि ये बाहर के दाब को संतुलित करने के लिए, क्योंकि हमारे वायुमंडल में हमारे चारों ओर क्या है, वायु है। तो अगर अधिक या कम होगा तो असंतुलित होगा, इसलिए समान रहने से संतुलित करने के लिए हमारे वायुमंडल शरीर के अंदर वायु दाब क्या रहते हैं, समान होता है। फिर क्या होता है कि जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है, 16 क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है, तो मतलब घर्षण बल में कमी या फिर वृद्धि या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर पहले घर्षण में कमी आती है फिर घर्षण बल बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा घर्षण में वृद्धि। जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। इसका उदाहरण हम लोग चटाई में, जैसे कि खाली चटाई को ज़मीन से खिसकाते हैं या फिर उसको चटाई में किसी को बैठा के खिसकाते हैं, तो क्या करता है, होता है कि घर्षण बल में वृद्धि हो जाता है दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाने से। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप है? फिर किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप है, या फिर सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है? जैसे किसी वस्तु को जब कोई विराम अवस्था में रहता है, उसको गति में लाने के लिए उसको सर्पी घर्षण नहीं, उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और जब किसी वस्तु गतिशील में है तो उसी को गतिशील रखने के लिए उसमें सर्पी घर्षण होता है। विराम से गति लाने के लिए स्थैतिक घर्षण, और गति से गति लाने के लिए उसको सर्पी घर्षण। ये उल्टा दिया हुआ दोनों एक दूसरे। यहाँ पूछ रहा है असत्य कथन असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन तो एक, और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, ये सही है। असत्य कथन 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2 बी नंबर। फिर निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घर्षण बल 3 प्रकार के, वह लौटनिक, स्थैतिक और सर्पी। स्थैतिक मतलब इसका आंसर हो जाएगा घटते क्रम में, यानी सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक स्थैतिक में, फिर सर्पी में, फिर लौटनिक में। घटते क्रम लौटनिक, जैसे कि कोई बैग रोलर वगैरह में जो चक्का लगाया जाता है और वो आसानी से खींचा जाता है, इसका कारण है कि लौटनिक घर्षण सबसे कम पड़ रहा है, सबसे अधिक स्थैतिक में, फिर सर्पी में, फिर लौटनिक में। घटते क्रम में याद रखिएगा। फिर है तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। जैसे यह तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करते हैं। घर्षण बल हमें स्थैतिक, सर्पी, लौटनिक ये सब हमें क्या देखे, मतलब जमीन पर देखे स्थिति। फिर है तरल में घर्षण बल कैसे काम करता है, तो यह है कि यह तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। फिर है घर्षण बल वस्तु की केवल आकृति पर निर्भर करता है, या वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। ये तरलों में घर्षण आकृति एवं प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, और ये सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार सत्य कथन पूछ रहा है तो 1 और 3, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2 केवल आकृति पर निर्भर करता है, ये गलत। फिर सत्य कथन का चयन, उल्लू रात में भली भांति देख पाता है, क्यों? हम लोग सुने कि उल्लू केवल रात में ही दिखाई देता है, उसे दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि इसकी कॉर्निया एवं पुतली का आकार बड़ा होता है, ये सही है। फिर इसमें शालाएँ बहुत कम मात्रा में होती है, ये भी सही है। इसमें शंकु अधिक संख्या में पाए जाते, ये सही नहीं। इसका क्या पूछ रहा है, सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका हम थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो उल्लू रात में ही देखते हैं, उल्लू रात में भली भांति देख पाते हैं परंतु दिन में नहीं देख पाते हैं। इसके विपरीत दिन में प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे कि चील, गरुड़, ये दिन में अच्छी प्रकार देख पाते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि उल्लू के नेत्र में जो है उसमें नेत्र में बड़ा कॉर्निया था, बड़ी पुतली होता है। ऐसा इसलिए ताकि उसके नेत्र में जो अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, इसी कारण इसका पुतली और कॉर्निया बड़ा होता है। फिर इसी के साथ ही इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाएँ होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं, और इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्र में शंकु अधिक तथा शलाएँ कम होती है। तो ये इसका उल्लू में रात में भली भांति देख पाने का कारण है।
तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।